हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रमोजरी नोट प्रनोट के बारे में, जिसको प्रनोट भी कहा जाता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में इसको डिफाइन किया गया है। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि प्रमोजरी नोट के क्या बेसिक इंग्रेडिएंट है, कौन सी कंडीशन प्रमोजरी नोट के डॉक्यूमेंट को डिस्क्राइब करती हैं, कौन सी कंडीशन है प्रमोजरी नोट के डॉक्यूमेंट को डिस्क्राइब नहीं करती हैं, इसकी कंडीशन अलग अलग क्या है, केस प्रमोजरी नोट के अंदर एससीपीसी में कैसे फाइल किया जाता है, कौन से ऑर्डर में, कौन से सेक्शन में क्या केस फाइल किया जाता है, कौन सी इसकी कंडीशन होती है, लिमिटेशन पीरियड क्या है प्रमोजरी नोट के ऊपर केस फाइल करने का, और जो वेरियस जजमेंट हैं जो इस कंडीशन को प्रमोजरी नोट के ऊपर है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे हम बात करते हैं पहले प्रमोजरी नोट है क्या। चैप्टर 2 सेक्शन 4 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, ये प्रमोजरी नोट को डिफाइन करता है। ये कहता है कि प्रमोजरी नोट एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको राइटिंग में लिखा जाता है। इसको बैंक नोट और करेंसी नोट को एक्सक्लूड किया गया। बैंक नोट और करेंसी नोट को छोड़ के एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको राइटिंग में लिखा जाता है, जिसमें अंडरटेकिंग होती है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है, मेकर के द्वारा वो साइन किया जाता है और सर्टेन सम, एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सम उसको पे करने की उसमें बात होती है, और टू द ऑर्डर और अकॉर्डिंग टू जो मेकर है उसके ऑर्डर के मुताबिक किसी सर्टन पर्सन को या बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट को पे करने की बात जो डॉक्यूमेंट करता है उसको प्रमोजरी नोट कहते हैं। तो डेफिनेशन बड़ी क्लियर है कि प्रमोजरी नोट राइटिंग में एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बैंक नोट और करेंसी नोट से अलग किया जाता है, क्योंकि बैंक और करेंसी नोट में भी प्रॉमिस टू पे होता है, इसलिए स्पेसिफिकली बैंक नोट और करेंसी नोट को एक्सक्लूड किया गया है इस डेफिनेशन में, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की एक्ट की डेफिनेशन है। बात करते हैं बैंक और करेंसी नोट क्या है। जैसे कि हम देखते हैं कि इंडिया में जो 1 रुपये का नोट है उसको करेंसी नोट बोलते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू किया जाता है, उसको हम करेंसी नोट बोलते हैं, सिर्फ 1 रुपये का जो नोट है। उसके बाद जो अदर जो नोट्स हैं या रुपीज़ हैं, जैसे कि 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50, चाहे सिक्के हैं, चाहे वो करेंसी जो नोट हैं वो बैंक नोट होते हैं जो कि आरबीआई इशू करता है। तो आरबीआई 1 रुपये का नोट इशू नहीं करता है, आरबीआई वो करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद जो बाकी के जो करेंसी है वो आरबीआई इशू करता है। जो नोट गवर्नमेंट द्वारा इशू किए जाते हैं उनको करेंसी नोट कहते हैं, जिसपे सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं, और बैंक नोट आरबीआई द्वारा इशू किए जाते हैं जिसपे आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। तो ये प्रमोजरी नोट एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बैंक नोट और करेंसी नोट से अलग इसको माना गया है। उसके बाद बात करते हैं इंग्रेडिएंट क्या है प्रमोजरी नोट की। सबसे पहले हमने बात की कि ये राइटिंग में इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, ऑरल प्रमोजरी नोट नहीं चलेगा। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है वो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग टू पे होनी चाहिए। इसमें कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि अगर ये इवेंट हो जाता है तो मैं तब पैसे पे करूंगा, अगर ये हो जाता है तो मैं तब पे करूँ। इट मीन्स क्लियर अंडरटेकिंग टू पे। इसके बाद ये थर्ड कंडीशन है, इसका इंग्रेडिएंट है वो है कि इसको मेकर के द्वारा साइन किया हुआ होना चाहिए। और जो इसमें फोर्थ जो कंडीशन है कि जो सर्टन डिफाइंड सम ऑफ मनी है वो सर्टन पर्सन को पे होनी चाहिए। अमाउंट है वो डिफाइन होना चाहिए, अनसर्टेनिटी अमाउंट नहीं होना चाहिए। 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, जितने का भी वो पर नोट है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए, और किस पर्सन को पे करना है या किसने वो पे करना है वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। तो वेरियस जजमेंट के मुताबिक 3 टेस्ट हैं कि कोई इंस्ट्रूमेंट प्रमोजरी नोट माना जा रहा है या नहीं जा रहा। उसके लिए 3 सेटिस्फाई करने ज़रूरी हैं। जो 3 टेस्ट हैं, सबसे पहले जो प्रॉमिस टू पे है वो इंस्ट्रूमेंट का या डॉक्यूमेंट का सब्सटेंस होना चाहिए, उसमें प्रॉमिस टू पे नेसेसरली होना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड जो टेस्ट है कि कोई भी ऐसी इनकंसिस्टेंस कंट्रेरी बात नहीं करेक्टर होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट का सब्सटेंस उसका होना चाहिए प्रॉमिस टू पे। प्रॉमिस टू पे के अलावा उसके अलावा कोई भी इनकंसिस्टेंसी या कंट्रेरी उस डॉक्यूमेंट में, उस इंस्ट्रूमेंट में नहीं होनी चाहिए। तो जो थर्ड टेस्ट है कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो पार्टी की इंटेंशन हो उसे प्रमोजरी नोट मानने की। तो हम वेरियस जो एग्जाम्पल इलस्ट्रेशंस हैं वो देखते हैं।
कि कौन कौन सी कंडीशन में जो करेक्ट प्रमोजरी नोट माना जाता है। जब जैसे कि एक कंडीशन में कहता है कि आई प्रॉमिस टू पे बी, इसमें प्रॉमिस आ गया, वो कहता है कि मैं बी प्रॉमिस करता हूँ कि बी या ऑर्डर ₹500, मैं बी को 500 रुपये देने का प्रॉमिस करता हूँ। तो ये प्रमोजरी नोट की क्लियर जो करेक्ट फॉर्मेट है या करेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद जो सेकंड कहता है कि आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू इंडेप्टेड टू बी इन ₹1000, मैं ये मानता हूँ कि मैंने बी को 1000 देना है, जो कि मैं उसकी डिमांड पे जो मैंने वैल्यू रिसीव की है मैं उसको दूंगा। तो ये क्लियर अंडरटेकिंग है, प्रॉमिस टू पे है, जो प्रमोजरी नोट की करेक्ट एग्जांपल्स हैं। अब जो नीचे दिए गए एग्जांपल हम देखते हैं कि कौन से एग्जांपल्स हैं वो करेक्ट प्रमोजरी नोट के एग्जांपल नहीं है। जैसे किसी ने लिख दिया मिस्टर बी आई ओ यू ₹1000, तो दिस इज नॉट द करेक्ट एग्जाम्पल, ये करेक्ट एग्जाम्पल नहीं है प्रमोजरी नोट की। उसके बाद सेकंड जो कंडीशन आती है जिसमें करेक्ट एग्जाम्पल नहीं मान सकते हम उसको इंस्ट्रूमेंट को प्रमोजरी नोट, आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500, मैं बी को 500 रुपये देने के लिए वचनबद्ध हूँ, ऑल अदर सम विच शैल ड्यू टू मी, और बाकी के जितने पैसे मेरी तरफ होंगे। तो ये सर्टन सम नहीं है, तो इसको हम प्रमोजरी नोट की इंस्ट्रूमेंट नहीं मानेंगे। उसके बाद जो थर्ड एग्जाम्पल आती है, आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 फर्स्ट डिडक्टिंग देयर आउट एनी मनी विच ही मे ओ टू मी, मैं उसको 500 रुपये देने का प्रॉमिस करता हूँ, बट पहले जो मेरे से उसने पैसे लिए वो मैं डिडक्ट करूँगा, ये भी प्रमोजरी नोट की एग्जाम्पल नहीं है। उसके बाद जो फोर्थ एग्जाम्पल है, आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 इवन 7 days आफ्टर माई मैरिज विद सी, मैं अपनी मैरिज के 7 दिन बाद सी को 500 रुपये देने का प्रॉमिस करता हूँ। दिस इज नॉट द प्रमोजरी नोट, ये प्रमोजरी नोट की एग्जाम्पल्स नहीं है। तो उसके बाद जो फिफ्थ है वो आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 ऑन डीज डेथ प्रोवाइडेड डी लीव्स मी एनफ टू पे दैट सम, मैं बी को 500 रुपया दूंगा जब डी की डेथ होगी, बट अगर डी की डेथ में वो मेरे पास कुछ पैसा एनफ पैसा छोड़ गया तो मैं पे कर दूंगा। तो ये भी जो प्रमोजरी नोट या प्रनोट की करेक्ट एग्जांपल्स नहीं है। जो टेम्पलेट है, जो फॉर एग्जांपल अलग अलग तरह के जो वर्डिंग है वो बेसिक जो हमने करी है वो सब्सटेंस उसमें होना चाहिए, बट जो फॉर्मेट है वो लगभग इस तरह का होता है जो कि आपको दिखाया गया है। जैसे कि प्रमोजरी नोट आई, यहाँ पे नाम आ जाएगा फादर्स नेम, प्रॉमिस टू पे श्री, किसको पे करना है उसका नाम आ जाएगा, उसके सन ऑफ फादर नाम है, ऑर्डर ऑन डिमांड द सम ऑफ रुपी, यहाँ पे पैसा पूरा अमाउंट आएगा 1 लाख 2 लाख 3 लाख वो, तो इसको रुपीज में वर्ड में लिखा जाएगा, विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, कितना इंटरेस्ट पर मंथ या एनम होगा उस पर लिखा जाएगा, द डेट ऑफ दीज प्रेजेंट फॉर द वैल्यू रिसीव्ड इन कैश, जो मैंने वैल्यू रिसीव की है कैश या चेक के थ्रू, यहाँ पे डेट आएगी, प्लेस आएगा, डेट सिग्नेचर आएंगे और एड्रेस आएगा। ये इसका टेम्पलेट है। अब जो नेक्स्ट बात है कि इसको ऊपर जो प्रमोजरी नोट है या पर नोट है वो स्टैंप होना नेसेसरी है। सेक्शन 35 स्टैंप एक्ट का कहता है कि इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड प्रमोजरी नोट कैन नॉट बी एडमिटेड इन एविडेंस, जो प्रमोजरी नोट स्टैंप नहीं हो गए वो प्रमोजरी नोट एडमिट नहीं होंगे एविडेंस में। नॉर्मली हम इसके ऊपर 1 रुपये की जो रेवेन्यू स्टैंप है उसको ले सकते हैं, लगा सकते हैं। तो जैसे ये रेवेन्यू स्टैंप है 1 रुपये की, हम इसको प्रमोजरी नोट के ऊपर लगा सकते हैं, जिसको कि क्रॉस साइन बोरोवर द्वारा किया होना चाहिए। इस स्टैंप को क्रॉस साइन बोरोवर द्वारा किया होना चाहिए। तो स्टैंप एक्ट कहता है कि रेवेन्यू स्टैंप लगाना जरूरी है। इनसफिशिएंट स्टैंप है जो वो प्रमोजरी नोट एविडेंस में एडमिट नहीं होगा। ये बड़ा क्लियर है, सेक्शन 35 ऑफ स्टैंप एक्ट कहता है। अब प्रमोजरी नोट के जो मेन बेसिक जो टाइप्स हैं, 3 टाइप्स के इसको पहले में आता है। पहला अनसिक्योर्ड है, दूसरा सिक्योर्ड है, तीसरा ऑन डिमांड है। पहले जो अनसिक्योर्ड प्रमोजरी नोट होते हैं वो किसी भी तरह की कोलेटरल सिक्योरिटी के साथ नहीं आते। मतलब कि आपने प्रमोजरी नोट लिया साथ या दिया प्रमोजरी नोट किसी को साइन करके, तो उसके साथ आपको कोई भी एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी कार, घर, गाड़ी, कोई ऐसा उसको सिक्योरिटी के तौर पे, कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे इस पर नोट की नहीं देना पड़ेगा। दिस मीन कि ये बोरोर हैं वो
अगर वो लोन रीपे नहीं करता तो लेंडर कोर्ट में उसके सीधे एक्शन ले सकता है। तो नॉर्मल जब हम प्राइवेट लेंडर से किसी से या किसी गांव में किसी शाहूकार से या किसी से पैसा लेते हैं, वो पर नोट हमसे साइन कराता है, उसके विवज में हम उससे कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी हम नहीं देते हैं, तो इसको अनसिक्योर्ड प्रमोजरी नोट कहते हैं। उसके बाद जो सेकंड आती है वो है सिक्योर्ड प्रमोजरी नोट, जिसके साथ कोलेटरल सिक्योरिटी दी होनी चाहिए। ये ज़्यादातर बैंक में यूज़ किया जाता है। इसमें आप कोलेटरल सिक्योरिटी पे आप अपना घर को गहने पे रखोगे, उसको साथ में कोलेटरल सिक्योरिटी पे दोगे, कार दोगे, कोई अदर एसेट्स दोगे कि अगर पैसा लेने वाला उस पैसे को वापस नहीं देता तो वो जो पैसा देने वाला है वो उस कोलेटरल सिक्योरिटी है उसका पोजेशन डायरेक्टली ले सकता है। तो थर्ड जो है वो है ए डिमांड प्रमोजरी नोट, जिसमें कोई स्पेसिफिक ड्यू डेट नहीं होती रीपेमेंट की। सिंपली ये लिखा जाता है, सिंपली जो टाइम होता है वो अनडिसाइडेड टाइम होता है, ऑन डिमांड वो पेबल होते हैं। तो मोस्ट कॉमनली है वो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड जो प्रमोजरी नोट है वही चलते हैं। तो ऑन डिमांड प्रमोजरी नोट है वो बहुत कम चलन में है। अब जो बात करते हैं कि जो हमने पहले बात करी, जो स्टैंप होना चाहिए और उसकी एडमिसिबिलिटी क्या है, और जो स्टैंप है वो कैंसिल होना चाहिए। जैसे कि हमने पहले देखा, व्हेन एडहेंसिव जो चिपकी हुई स्टैंप है ना वो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लगी होनी चाहिए, जो कि चार्जेबल है विद ड्यूटी, जो कि एग्जीक्यूट जब कोई पर्सन करता है तो उसको स्टैंप को फिक्स करेगा, उसको कैंसिल करेगा, चाहे वो उसको राइट करके उसको कैंसिल करे या उसको क्रॉस करके करे, उसके नाम लिखे, अपना इनिशियल करे, या फर्म की जो स्टैंप है वो उस पर लगाए, सो दैट कि जो स्टैंप है वो दोबारा उसको वहाँ से उखाड़ के किसी और प्रमोजरी नोट पे ना यूज़ किया जाए और वो वैलिड प्रमोजरी नोट माना जाए। तो इसीलिए उसको क्रॉस करना, स्टैंप करना, कैंसिल करना उसको नेसेसरी है। अगर वो एडहेंसिव स्टैंप है जो कि हमने पीछे देखी वो कैंसिल नहीं की जाती तो ये अनस्टैम्प्ड प्रमोजरी नोट माना जाएगा। अगर वो स्टैंप लगी हुई है बट उसको कैंसिल नहीं किया गया तो ये माना जाएगा कि वो प्रमोजरी नोट पे जो स्टैंप है वो नहीं लगी हुई। सो जो इनसफिशिएंट स्टैम्प प्रमोजरी नोट है वो एडमिसिबल नहीं होते किसी भी पर्पज के लिए, किसी भी पर्पज के लिए, फॉर द सेंस कि अगर आपने किसी और केस बेस के अपना इंस्टीट्यूट कर रखा है बट आप पर नोट को एज ए सेकेंडरी एविडेंस वहां पे प्रूफ करना चाहते हो कि इसने मेरे से लोन लिया, उस लोन के एवज में इसने पर नोट है वो मेरे को साइन करके दिया, तो इवन अगर वो स्टैम्प नहीं है तो आप उसको एज ए सेकेंडरी एविडेंस, कोलेटरल एविडेंस पर्पज के लिए भी आप उसको नहीं यूज कर सकते। तो वो एकदम खत्म है, उसके ऊपर कुछ नहीं है अगर वो स्टैंप नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कि लिमिटेशन क्या है सूट फाइल करने की। जो प्रमोजरी नोट की लिमिटेशन है वो अलग अलग दी गई है लिमिटेशन एक्ट में। जो प्रमोजरी नोट है फिक्स टाइम के बाद आफ्टर डेट वो पेबल होते हैं, उस पर आर्टिकल 31 एप्लीकेबल होता है। जो लिमिटेशन एक्ट के जो आइटम दिए गए हैं उसमें जो 31 आइटम आर्टिकल है वो पेबल होता है। तो नॉर्मली हर जो 3 ईयर की इसकी लिमिटेशन होती है। जैसे कि पीरियड कब बिगन होता है, जब नोट जो है वो डेट है वो आ जाती है, उसकी पेबल डेट है वो आ जाती है। जैसे कि फिक्स डेट थी 1 जनवरी 2021, इस डेट को ये प्रमोजरी नोट पेबल था। अब इसके 3 साल का पीरियड कब ड्यू होगा, 1 जनवरी 2004 से वो पीरियड है वो ड्यू होगा। उसका जो लिमिटेशन है वो 1 जनवरी 2004 तक चलेगा। उसके बाद जो सेकंड टाइप प्रमोजरी नोट है, प्रमोजरी नोट पेबल एट ए फिक्स टाइम आफ्टर साइट और आफ्टर डिमांड। इस पे आर्टिकल 34 है वो लिमिटेशन एक्ट का वो एप्लीकेबल होगा। आफ्टर डिमांड के जो 3 साल का टाइम है वो टाइम कब स्टार्ट होता है, व्हेन द फिक्स टाइम एक्सपायर, जब वो फिक्स टाइम है वो एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद 3 साल का समय है वो सूट फाइल करने के लिए स्टार्ट होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है प्रमोजरी नोट पेबल ऑन डिमांड एंड नॉट अकम्पनीड बाय राइटिंग, स्टेनिंग और पोस्टपोनिंग राइट टू सुई। अगर प्रमोजरी नोट ऑन डिमांड है बट उसके साथ कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं लिखा गया राइटिंग में कि उसका जो राइट टू सू है उसको पोस्टपोन किया जाता है,
जैसे कि अगर कोई ऐसा साइमल्टेनियसली साथ के साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट लिखा जाता है जिसमें राइट टू सू है, उसको पोस्टपोन किया जाता है, तो जो अगर ऐसा एग्रीमेंट पार्टी के साथ नहीं है तो इस पे आर्टिकल 35 जो कि शेड्यूल लिमिटेशन एक्ट का वो एप्लीकेबल होता है इस कैटेगरी में। तो इसका टाइम भी 3 साल का है। ये टाइम कैसे स्टार्ट होता है? द डेट ऑफ द नोट, जैसे कि नोट है वो 12 जनवरी 2000 को एग्जीक्यूट किया गया नोट ऑन डिमांड वाला, और उसके बाद जो लिमिटेशन है उसकी वो 12 जनवरी 2003 तक जाएगी। उसके बाद जो 4th कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम, उसमें आता है कि प्रमोजरी नोट गिवन बाय मेकर टू ए थर्ड पर्सन टू बी डिलीवर्ड टू द पे आफ्टर सर्टन इवेंट शुड हैपन। अगर प्रमोजरी नोट डिलीवर किया जाता है टू द पे कि कुछ सर्टन इवेंट हैपन होने के बाद उसको वो नोट डिलीवर किया जाता है, तो उसका लिमिटेशन कब स्टार्ट होगा? इसके ऊपर आर्टिकल 38 है वो लिमिटेशन का एप्लीकेबल होता है। इसका टाइम पीरियड भी 3 साल का है। तो इसका टाइम पीरियड कब स्टार्ट होता है? जब वो थर्ड पर्सन को डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद इसका टाइम 3 साल का स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं कि जो प्रमोजरी नोट के ऊपर है वो सूट कैसे, कहाँ, किस सेक्शन में, किस ऑर्डर में फाइल होता है। ऑर्डर 37 सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जिसको सीपीसी बोलते हैं, रूल 2 में केस फाइल होते हैं। प्रमोजरी नोट के केस हम उसको फाइल कर सकते हैं। रूल 2 जो अप्लाई होता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज एंड प्रमोजरी नोट पे अप्लाई होता है। ऑर्डर 37 रूल 2 में जब केस फाइल किया जाता है प्लेंटिफ के द्वारा, तो उसके जो कंटेंट हैं वो एडमिट माने जाते हैं, अनलेस अनटिल कोर्ट डिफेंडेंट को जो डिफेंडेंट है वो कोर्ट को सेटिस्फाई करे कि उसके पास कोई वैलिड डिफेंस है उसको लड़ने के लिए, तो कोर्ट उसको लीव टू डिफेंड देती है। वो कंडीशनल भी हो सकती है, अनकंडीशनल भी हो सकती है, कुछ सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन भी हो सकती है, जैसे कि कोर्ट मानती है। तो जो प्रमोजरी नोट के सूट हैं या सूट फॉर रिकवरी हैं, ऑर्डर 37 रूल 2 में उनको फाइल करने से जो कंटेंट हैं प्लेंट के वो डीम्ड टू बी एडमिट है, अनलेस एंड अनटिल वो डिफेंडेंट है उसको लीव टू डिफेंड अप्लाई करना पड़ेगा कोर्ट के, तो कोर्ट उसको कंडीशनली अनकंडीशनली लॉ कर सकती है। तो जो सूट फॉर प्रमोजरी नोट है या सूट फॉर रिकवरी है पर नोट के ऊपर, वो ऑर्डर 37 रूल 2 सीपीसी में फाइल होगा। अब बात करते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एक सेक्शन 118 सेक्शन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, जिसको प्रजम्पशन का सेक्शन बोलते हैं। वो कहता है कि वंस एग्जीक्यूशन ऑफ नोट इज एडमिटेड, अगर एग्जीक्यूशन ऑफ नोट एडमिट किया जाता है तो प्रजम्पशन सेक्शन 1118A में राइज होती है कि ये पैसे की इवज में, ये सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन है, इसको पैसा लिया गया है तभी ये एग्जीक्यूट किया गया है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है भारत बैरल एंड रम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस अमीन चंद प्यारेलाल, 1919 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट कहती है इन केस डिफेंडेड फेल टू डिस्चार्ज इनिशियल ओनर्स ऑफ प्रूफ बाय शोइंग नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कंसिडरेशन, द प्लेंटिफ एंटाइटल्ड टू बेनिफिट ऑफ प्रजम्पशन अराइजिंग अंडर सेक्शन 118A इन दिस फेवर। अगर डिफेंडेंट अपना डिस्चार्ज नहीं करता ओनर्स की, वो कंसिडरेशन कोई नहीं ली गई उस पर नोट को साइन करने वक्त, तो प्रजम्पशन है वो प्लेंटिफ के फेवर में जाएगी। अब एक और कंडीशन हम देखते हैं कि नॉन एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस टू पर नोट। अगर विटनेस का जो अटेस्टिंग विटनेस है वो नहीं एग्जामिन किया गया पर नोट के ऊपर क्लेमेंट के द्वारा, तो उसकी क्या कंडीशन है? इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट है कपिल कुमार वर्सेस राजकुमार, 14 अक्टूबर 2022 को ये जजमेंट है, सिविल अपील नंबर 5854 ऑफ 2022 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। इसके इफेक्ट क्या है कि हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दी, डिक्री ऑफ सूट को सेट असाइड कर दिया, जिसका अमाउंट था 1,36,550 रुपये, जो कि पर नोट के ऊपर बेस किया गया था। डिफेंडेंट ने एग्जीक्यूशन ऑफ पर नोट डिनाई कर दिया। जो अपील अलाउ हुई उसकी वो इस ग्राउंड पे हुई कि जो अटेस्टिंग विटनेस है पर नोट का वो एग्जामिन नहीं किया गया, तो कंटेंट हैं वो पर नोट के प्रूव नहीं होते। बट सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि प्लेंटिफ ने सिग्नेचर ऑफ डिफेंडेंट है पर नोट के ऊपर, वो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को एग्जामिन करवा के प्रूफ कर दिए। कंसीडरिंग द मटीरियल फैक्ट ऑन रिकॉर्ड
जो इस केस के मटेरियल फैक्ट हैं उसको रिकॉर्ड पे हैं उसको ध्यान में रखते हुए नॉन एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस टू प्रनोट, सिर्फ विटनेस को एग्जामिन नहीं कराना प्रनोट के ऊपर प्लेंटिफ के अगेंस्ट नहीं है। It is required to be noted that as per the provision of section 118 of Negotiable Instrument Act, 118 की जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होती है और माना जाएगा कि जो प्रजम्पशन है कंसिडरेशन की वो प्लेंटिफ के फेवर में जाएगी। इट इज ट्रू दैट सच प्रजम्पशन मे बी रिबटेड, ये सही है कि प्रजम्पशन को रिबट कर सकते हैं, बट नो रिबटल एविडेंस इज लेड बाय द डिफेंडेंट। तो जो नॉन एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस टू प्रनोट है वो फेटल नहीं है, ऑलवेज फेटल नहीं है प्लेंटिफ के केस के ऊपर, क्योंकि प्रजम्पशन 118 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की वो प्लेंटिफ का फेवर करती है कि जो प्रनोट है वो एग्जीक्यूट किया गया है वो फॉर सम कंसिडरेशन के ऊपर करा गया है। तो ये हमारा था वीडियो प्रनोट के ऊपर, प्रमोजरी नोट के ऊपर। होप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।